नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तोष्णीवाल फ्रॉम एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज हम देखेंगे कि प्रबंध का महत्व क्या है। तो यदि हम प्रबंध के महत्व को देखते हैं तो हम देखते हैं कि प्रबंध का महत्व को सर्वव्यापी है। उसको चाहे किसी भी क्षेत्र में अप्लाई कर दिया जाए, बिना प्रबंध के किसी भी व्यवसाय की, किसी भी उपक्रम की, या इवन यहाँ तक कि किसी भी संस्था की, चाहे वो धार्मिक संस्था हो, सामाजिक संस्था हो, राजनीतिक संस्था हो, किसी भी तरह की संस्था, उसकी अच्छे रूप में उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंध बिना व्यवसाय नहीं हो सकता है। तो प्रबंध एक प्राथमिक आवश्यकता है और आधुनिक युग में तो हम कह सकते हैं कि ये एक जीवनदायिनी रक्त है कि जहाँ प्रबंध नहीं है वो संस्था कुछ ही दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है, क्योंकि वो आज के जो गला काट प्रतिस्पर्धा है तो उस कट थ्रोट कंपटीशन में वो सरवाइव नहीं कर पाती है। और जब वो सरवाइव नहीं कर पाती है तो उसका रिजल्ट होता है कि वो संस्था कुछ दिनों में समाप्त हो जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंध के बिना किसी की भी कल्पना नहीं की जा सकती है। हम देख सकते हैं कि प्रबंधक साधनों के स्वामी के रूप में अपनी भूमिका स्वीकार करता है, परंतु वो बाद में जाकर के उस उपक्रम के लिए, उस वहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए, वहाँ के कंज्यूमर्स के लिए और वहाँ के जितने भी जो स्वामी हैं या आसपास का जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, तो उन सब के लिए वो उनके लिए एक तरह से मानवता का सेवक बन जाता है। क्योंकि आज जितने भी आविष्कार हैं या जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो वो जो अपने को मिल पा रही है, अपन उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं या उसको अपन उपभोग कर पा रहे हैं, तो उन सब के पीछे एक ही कारण है, वो है प्रबंध। तो इस प्रबंध का महत्व हम जितना कहें उतना कम है, परंतु इसको अपन 3 रूपों में बांट करके पढ़ सकते हैं, तो उसको अपन ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बिजनेस उपक्रम हैं उनके लिए प्रबंध का महत्व क्या हो सकता है, समाज के लिए प्रबंध का महत्व किस रूप में हो सकता है और राष्ट्र के लिए किस रूप में हो सकता है। तो बच्चों, मैं आज इस वीडियो में आपको व्यवसाय के लिए प्रबंध का महत्व किस रूप में हो सकता है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो व्यावसायिक संस्था है उसके लिए तो ये एक ब्लड के रूप में काम करता है। यदि प्रबंध नहीं है तो उस व्यावसायिक संस्था का जीवन हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ द डायनामिक एंड लाइफ गिविंग एलिमेंट ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशंस। अब इसमें आपने देखा कि जो गतिशील शब्द आया है, तो गतिशील का मतलब हो गया है कि प्रबंध हमेशा मानव पर किया जाता है और मानव का स्वभाव हमेशा परिवर्तनशील होता है। तो जब जिसका स्वभाव परिवर्तनशील है उसके ऊपर जब प्रबंध किया जाएगा, और प्रबंध 2 तरह की परिस्थितियाँ होती है, एक एनवायरनमेंट होता है, एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो कंटिन्यू परिवर्तनशील होता है। तो जो परिवर्तनशील वातावरण है उसके साथ में जब प्रबंध किया जाएगा तो वो प्रबंध का गतिशील होना आवश्यक है। गतिशील का मतलब हो गया कि जो जो परिस्थितियां बदल रही है उन परिस्थितियों के साथ में प्रबंध भी अपने आप को चेंज करता जा रहा है। या अपन कह सकते हैं कि परिस्थितियों के साथ साथ, नवीन टेक्नोलॉजी के साथ साथ प्रबंध चलता चला जा रहा है। तो जब वो उनके साथ चलेगा तो ही प्रबंध उस संस्था को जीवित रख पाएगा, अन्यथा वो जीवित नहीं रख पाएगा। तो इस तरह से अब हम इसको देखते हैं कि सबसे पहले तो जो भी कोई संस्था है तो उस संस्था के जो ऑब्जेक्टिव्स और जो प्रायोरिटीज़ हैं उसको डिसाइड करना होता है कि वो कार्य किसके लिए करना चाहती है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि प्रबंध के 5 मुख्य कार्य होते हैं। सबसे पहले होता है नियोजन करना। तो नियोजन करने में है कि वो नियोजन किसका करें। तो नियोजन जब तक नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है। और नियोजन करना मतलब उसकी जो प्राथमिकताएं हैं उसको निर्धारित करना कि वो किस तरह से कौन सा कार्य कब करना चाहता है।
तो उनके लिए एक प्रायोरिटीज़ तय की जाती है और ऑब्जेक्टिव्स तय किए जाते हैं। उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वो प्रायोरिटीज़ अपने डिसाइड करता है और उन प्राथमिकताओं के क्रम में चलते हुए वो अपना प्रबंध व्यवस्था करता है, तो वह अपने आप को सफल कर सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक उपक्रम के पास में संसाधन बहुत ही लिमिटेड मात्रा में होता है, तो वो उन लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी संस्था को किस तरह से जीवित रख सकता है। तो आप देखिए कि जो संस्था के उद्देश्य होता है वो भी बिल्कुल प्रतिस्पर्धी होता है। प्रतिस्पर्धी हो गया मतलब जैसे स्वामी चाहता है कि उसे अधिकतम प्रॉफिट मिले, कर्मचारी चाहता है उनको अधिकतम वेतन भत्ते व सुविधाएं मिले, ग्राहक चाहता है कि उसको अच्छी क्वालिटी का और मिनिमम रेट पर माल मिले और उसको सारी सुविधाएं वो जिस स्थान पर चाहता है वो उसको प्राप्त हो जाए। तो इस तरह से, और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं तो वो ये चाहते हैं कि वो पर्यावरण में भी संतुलन बनाए हुए रखें। तो आप देखिए सारे लक्ष्य एक दूसरे के साथ में बिल्कुल प्रतिस्पर्धी रूप से चल रहे हैं। तो इन सब लक्ष्यों को एक साथ ध्यान में रख करके किस तरह से प्रबंधक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है और अपने आप को इस कट थ्रोट कंपटीशन के युग में वो जीवित रख पाता है। तो इसके साथ में इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होगा। तो उसे जहाँ जिस साधन की जितनी आवश्यकता है उसे उतनी ही मात्रा में उस समय काम में लिया जाए, तो वो उन संसाधनों का मैक्सिमम उपयोग कर सकता है और उन संसाधनों के द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। मुझे एक हर्बर्ट एन केसन की एक डेफिनेशन बहुत अच्छी लगती है कि प्रत्येक संस्था में पूरी गाड़ी भर सोना छिपा होता है। वो अपने साधनों का समुचित उपयोग करके और अपने अपव्यय को रोक करके इस सोने को प्राप्त कर सकता है या अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। अब आप देखिए कि गाड़ी भर सोना छिपा होता है, तो इसका मतलब है कि रिसोर्सेज बिखरे पड़े हैं। उन रिसोर्सेज को कैसे काम में लेना है, यदि इन रिसोर्सेज को अच्छी तरह से काम में ले लिया जाए तो उसे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। और जब संस्था में प्रॉफिट ही प्रॉफिट यदि मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो लाभ में है, तो उसको गाड़ी भर सोना ऑटोमेटिकली मिल रहा है। उसके कर्मचारी संतुष्ट है, उसके ग्राहक संतुष्ट है, जो उसका पूरा समाज है, उसके आसपास का सोसाइटी है वो उससे संतुष्ट है। तो इस तरह से वो सारी संतुष्टि का लेवल है और वो कंपटीशन में आगे रह रहा है, तो उसकी सफलता पूर्णतः निश्चित है। अब है कि संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति करना। तो जब संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति तभी हो सकती है कि वो संस्था जीवित कब है, जबकि वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है। यदि वो लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर रही है तो वो जीवित रह ही नहीं सकती है। तो संस्था को जीवित रहने के लिए उसके लक्ष्यों को प्राप्त करना आवश्यक है। अब आप देखिए कि किसी भी व्यवसाय में कई जटिल समस्याएं आती हैं, तो उन कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स जो हैं उन प्रॉब्लम्स का सामना करना बहुत आवश्यक है। अब उसकी समस्याएं क्या हो सकती है? ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड हो सकती है, भौतिक हो सकती है, फिनेंशियल हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल हो सकती है, राजनीतिक हो सकती है, मतलब किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। तो इन समस्याओं पर किस तरह से विजय प्राप्त करनी है, तो वो प्रबंधक का कार्य है कि वो इन समस्याओं को समुचित रूप से अध्ययन करता है कि समस्या कहाँ से अराइज हो रही है, उस समस्या का समाधान किस रूप में हो सकता है, उसे कब करना है समस्या का समाधान और किस तरह से करना है। तो उसको जीना इन्हीं समस्याओं के साथ में है। तो इन समस्याओं के साथ में जीते हुए वो अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। तो इस तरह से इसके एक सहज निवारण का उपाय केवल और केवल प्रबंधक ही है, जो कि उसे इन सब समस्याओं से बाहर निकाल करके और सफलता की ओर ले जाने का कार्य करता है। इसी तरह से प्रतिस्पर्धा पर विजय प्राप्त करता है। आप देखिए कि वर्तमान समय में कोई भी संस्था क्यों जीवित है, क्योंकि उसने प्रतिस्पर्धा पर विजय प्राप्त करी है। तो प्रतिस्पर्धा पर विजय प्राप्त करने के लिए उस प्रबंधक का रोल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। आप देखिए कि प्रबंधक जब भी कोई कार्य करता है
तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। अब देखिए कि कई संस्थाएं व्यवसायिक क्षेत्र में आती है और आते आते अपन देखते किसी साल 100 संस्थाएं स्थापित हुई, परंतु अपन 2 साल बाद में देखेंगे उसमें से 25-50 संस्थाएं जीवित रह पाएगी। कुछ संस्थाएं बहुत अच्छी तरह से अपना कार्य संचालित कर रही है, तो कुछ संस्थाएं बिल्कुल सामान्य गति से अपना कार्य कर रही है। तो ये क्यों, किस कारण से हो रहा है? तो इसका एक ही कारण है कि जिसकी प्रबंध व्यवस्था अच्छी है वो संस्था सर्वाइव कर रही है, और जिसकी प्रबंध व्यवस्था अच्छी नहीं है वो सर्वाइव नहीं कर पा रही है। तो इस तरह जो कुशल प्रबंधक हैं वो कुशल प्रबंधक संस्था को जीवित रखने में, उसको बनाए रखने में अपना योगदान देता है, और इसके लिए उसे एक इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार करना होता है, क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं होगा तब तक वो प्रबंधक कार्य नहीं कर सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है किसी भी संस्था में कि किसी भी कार्य का दोहराव नहीं होना चाहिए। जब रिपीटेशन बार बार होता है तो उसमें कर्मचारियों का समय और रिसोर्सेज व्यर्थ जाता है। तो यदि उसको रोका जाए तो इसके लिए अपन कह सकते हैं कि प्रभावकारी संगठन को बनाए रखने के लिए, स्थापित करने के लिए एक कुशल प्रबंधक का होना आवश्यक है। अब इसमें है कि प्रबंधकर्ता कौन है और किसके ऊपर किया जाता है। तो मुझे लॉरेंस एप्ले की एक परिभाषा याद आती है कि प्रबंध मनुष्यों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। आप देखिए कि प्रबंध हमेशा मनुष्यों पर किया जाता है, और जितने भी जो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को केवल एक साधन के रूप में काम में लिया जाता है। तो उन साधनों से किस तरह से अच्छा कार्य किया जा सकता है ये ह्यूमन रिसोर्स पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से कार्य कर रहा है। अब देखिए आज का ज़माना है, सारे कार्य टेक्नोलॉजिकल ऐड के द्वारा किए जाते हैं। तो आप देखिए कि सारे कार्य कंप्यूटराइज है, तो उन कंप्यूटराइज कार्यों को भी कैसे सेट किया जाए, तो ये कार्य कौन करेगा? ये प्रबंधक के द्वारा किया जाएगा। तो हम देखिए कि कितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए, परंतु उस टेक्नोलॉजी को काम में लेने का कार्य वो हमेशा प्रबंधक ही करेगा। अकेली टेक्नोलॉजी कुछ भी कार्य नहीं कर सकती। रोबोट्स तभी काम कर सकते हैं जबकि उसमें उन रोबोट्स को दिशा निर्देश दिया जाए कि वो किस तरह से कार्य करेंगे। उनमें उस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए कि उनको किस तरह का कार्य चाहिए। तो ये कार्य प्रबंधक के द्वारा है। प्रबंधक इंजीनियर्स को गाइड करेगा कि उन्हें किस तरह के रोबोट चाहिए। तो आप देखिए कि कार्य प्रबंधक कर रहा है, इंजीनियर्स कर रहा है, और किसके द्वारा कर रहा है? रोबोट्स के द्वारा कर रहा है। उस टेक्नोलॉजी को अपने अनुकूल बना करके कार्य किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि जो साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं वो किस तरह से स्थापित किए जाए। तो अब जब तक कर्मचारियों और सेवा योजकों के बीच में अच्छे संबंध नहीं होंगे तब तक कोई भी उपक्रम आगे नहीं बढ़ सकता है। रोज़ कभी उसमें स्ट्राइक होएगी, कभी लॉकडाउन होएगा। तो इन सब से बचने के लिए प्रबंधक का अच्छा होना आवश्यक है। प्रबंधक का अच्छा मतलब उसका स्किलफुल होना आवश्यक है कि वो किस तरह से दोनों वर्गों के बीच में सामंजस्य स्थापित कर सकता है, दोनों के हितों को संतुष्ट कर सकता है। और सबसे बड़ा उत्पादकता में वृद्धि करना। अब उसको जो कुशल प्रबंधक है वो उत्पादकता में भी निरंतर वृद्धि करता है क्योंकि जब तक उत्पादकता नहीं होगी तब तक उपक्रम आगे नहीं बढ़ सकता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जितने भी संकट हैं तो संकट मोचन के रूप में प्रबंध का नाम लिया जाता है। जैसे अपन रामायण में देखते हैं कि रामायण में संकट मोचन के रूप में हनुमान जी को देखा जाता है। तो उसी तरह से आज के प्रत्येक व्यावसायिक संस्थान में संकट मोचन के रूप में प्रबंधक को देखा जाता है कि जितने भी प्रकार के, चाहे कर्मचारी का संकट है, चाहे विदेशी मुद्रा का संकट है, चाहे राजनीतिक संकट है, चाहे आर्थिक संकट है, किसी भी प्रकार का संकट है, उस संकट का निवारण केवल और केवल प्रबंधक की नीतियों के द्वारा ही हो सकता है। और इन सब के साथ में आप देखिए कि उसके जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी पूरा करना आवश्यक है। तो वो प्रबंधक देखता है कि उसकी प्रत्येक एक्टिविटी का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उन प्रभावों की वो समीक्षा करता है और समीक्षा करके और उस समाज की जो
अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं के अनुसार वो अपने उत्पादन को प्रस्तुत करता है। इस तरह से संस्था की जो ख्याति है, ख्याति भी प्रबंधक के द्वारा ही बढ़ती है, क्योंकि प्रबंधक ही एक ऐसा माध्यम है जो इंटरनल वातावरण और एक्सटर्नल वातावरण दोनों के बीच में एक कड़ी का कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि जैसा प्रबंधक होगा वैसी ही उस संस्था की ख्याति बनेगी। तो संस्था की ख्याति को अच्छा बनाए रखने के लिए प्रबंधक का अच्छा रोल होना आवश्यक है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स है, बैंकर्स है, कस्टमर्स है, जो कर्मचारी हैं, उन संस्था की ख्याति पर इन प्रबंधक का प्रभाव पड़ता है और इन सबको एक सही तरीके से गाइड करके वो अपने संस्था के प्रभाव को ज़्यादा अच्छा कर सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी भी व्यावसायिक संस्था को जीवित रखने के लिए, उसको ख्याति प्राप्त करने के लिए और उस गुडविल को और आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छे प्रबंधक का होना आवश्यक है। तो बच्चों, आज अपन ने देखा व्यावसायिक उपक्रमों के लिए प्रबंध का महत्व। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सामाजिक संस्थाओं व या समाज के लिए व राष्ट्र के लिए प्रबंध का क्या महत्व हो सकता है। थैंक यू।